जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम आज आत्मकथा के बारे में देखते हैं। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। हमने पिछली क्लास में आपको जीवन परिचय के माध्यम से समझाया भी था कि ये जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा है, जो जिसको आत्मकथा नाम से इन्होंने प्रकाशित किया है, लिखा है। लेकिन ये अपनी आत्मकथा बच्चों लिखना नहीं चाहते थे। ये तो आपने पिछली क्लास में परिचय मिल ही गया होगा। क्यों ये कब लिखे? क्योंकि इनके जो फ्रेंड सर्कल थे, मित्रगण थे, इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी इनको प्रोत्साहित किए, इंसिस्ट किए कि नहीं, आप अपनी आत्मकथा लिखिए, आपको लिखना चाहिए। तो उनकी बातों को मानते हुए इन्होंने ये व्यंग्यपूर्ण तरीके से, मतलब बिना मन के, ये आत्मकथा को अपने लिखते हैं। इनका सोचना है कि दुनिया में ऐसे ही तमाम बहुत सारे दुख हैं, तो इसमें हम अपनी दुख को क्या व्यक्त करें। हम मौन होकर दूसरे के दुख को सुनें और अपनी बातों को मौन होकर अपने ही मन में दबाए रहें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितनी बार हम बोल के पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, स्वयं खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और जब चीज़ें हमारे मस्तिष्क में अच्छे से क्लियर रहेंगी बच्चों, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, वही हमारा समय बचाएगा और हम मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए बच्चों देखिए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बल अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसके कुछ अर्थों को देख लेते हैं। थोड़ा बहुत अर्थ को जाने रहेंगे ना बच्चों, तो चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो नहीं बच्चों, जगह का यहाँ पर अभाव है, लेकिन आपके बुक में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने बुक में लिख लीजिए। यहाँ पर मधुप का अर्थ होता है बच्चों भौरा। क्या होता है? भौरा। और गंभीर का अर्थ होता है गहरी। देखिए गंभीर का अर्थ, ये देखिए यहाँ पर है नहीं, गंभीर का अर्थ होता है गहरा। और अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा, इसका अर्थ होता है बच्चों अंतहीन विस्तार, मतलब उस विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। फिर कहते हैं बच्चों, अच्छा, व्यंग मलिन, व्यंग और मलिन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंग मलिन, अर्थात खराब ढंग से निंदा करना, खराब तरीके से बुराई करना, निंदा करना। और बच्चों यहाँ पर देखिए उपहास लिखा हुआ है ना, ये देखिए, तो उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। क्या? मजाक उड़ाना। और यहाँ पर देखिए बच्चों गागर रीति लिखा हुआ, थोड़ा कठिन शब्दों को ही देखते हैं हम लोग। गागर रीति में खाली घड़ा। क्या? खाली घड़ा। तो आइए बच्चों, अब हम चीज़ों को अब विस्तार से इसके भावार्थ को समझते हैं बच्चों। प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें जो हमारे सुप्रसिद्ध जो छायावादी कवि हैं, कैसे छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथात्मक जो कविता है, उसमें आत्मकथा से ये अवतरित लिया गया है। और बच्चों यह कविता पहली बार हंस पत्रिका में 1932 में आत्मकथा विशेषांक से में प्रकाशित हुई थी। और यह हंस पत्रिका किसकी है बच्चों? तो आप जानते होंगे, सुने होंगे नाम, प्रेमचंद जी की है। आत्मकथा की ये पत्रिका किसकी थी? तो प्रेमचंद जी की थी। और इन्हीं पत्रिका में ये आत्मकथा विशेषांक से के नाम से प्रकाशित हुई थी। और इस कविता में बच्चों कवि ने अपनी जीवन के यथार्थ, मतलब जो वास्तव में बीता हुआ था, और अभावों को, कमियों को अपने जीवन में जो वास्तविकता थी और जो कमी थी को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति किया है, प्रस्तुत किया है। और बच्चों कवि जो हैं अनमने ढंग से आत्मकथा के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं। मतलब उनका मन नहीं था, लेकिन हमने आपको बताया, चर्चा किया, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी इंसिस्ट किया गया, इसलिए वो ये मजबूर हो गए लिखने के लिए। तो इसमें व्याख्या देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि
मधुप गुना गुनगुना कर कह जाता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता है, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बच्चों कि मन रूपी भंवरा, क्या मन रूपी भंवरा गुंजार करके न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती देखी जा सकती हैं। वर्तमान में परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि अभिलाषा इच्छा रूपी जो पत्तियां हैं समाप्त हो रही हैं, अर्थात मन में कोई अब इच्छा नहीं रह गई। इसको पत्तियों को क्या दिया है बच्चों, इन्होंने प्रतीक दिया है अभिलाषा, इच्छा रूपी पत्तियां। इच्छा रूपी जो पत्तियां हैं क्या है, समाप्त होती जा रही हैं, अर्थात हमारी जो अंतर इच्छाएं हैं वो सब समाप्त होती प्रतीत हो रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इस गहरे अंतहीन विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में, जो गहरा है और अंतहीन है, जिसका अंत ही नहीं है, उस विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में अनगिनत लोगों के जीवन का इतिहास संकलित है। अनगिनत जीवन में लोगों का इतिहास क्या है, संकलित है, अंकित है। वह सब अपनी आत्मकथा लिखकर खराब और निंदनीय तरीके से अपना उपहास करते रहते हैं। बच्चों, जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं सब लोग उनको सुन के प्रसन्न नहीं होते हैं, कुछ लोग उसका निंदा भी करते हैं, उपहास भी करते हैं। और इस प्रकार मजाक होने पर भी मेरे मित्रों ने, मतलब इस प्रकार से मजाक भी हो रहा है, फिर भी मेरे मित्रों आप ये कहते हैं, मतलब इतना मजाक भी उड़ रहा है आत्मकथा पर, फिर भी ये मेरे मित्रों से कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन की कमियों और कमजोरियों को सबको बता दूं। फिर आगे कहते हैं कि मेरे जीवन के घड़े को खाली देखकर और सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। देखिए यहाँ पर, किंतु ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले और अपने को समझो मेरा रस आनंद सुख लेने अपनी भरने वाले। मेरा आनंद, मेरे जीवन का उपहास सुनकर आनंद और खुशी मजाक उड़ाने वाले। तो फिर आगे कहते हैं बच्चों कि मेरे जीवन के यथार्थ एवं अभावों को जानकर तुमको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी विडंबनाओं को सुनकर तुम स्वयं को जीवन के अभावों का दोषी समझने लगो और मेरे अभाव में आनंद लेकर अपनी कमियों को पूरा कर दो और अपने जीवन में सुखी हो जाओ। अर्थात आपके जीवन में जो कमियां हैं, जब मेरे कमियों को देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर तुम आनंदित हो जाओगी कि मुझसे ज़्यादा दुनिया में कमी है। तो यहाँ पर भावार्थ क्या है बच्चों, देखिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं कि जो आत्मकथा लिखने के विषय में असहमत प्रकट करते हैं, क्या आत्मकथा जो लिखना है उसमें असहमत मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, और प्रकट करते हुए अपनी भावनाओं को कहते हैं कि मेरे पास आत्मकथा में लिखने को अभाव और जीवन के यथार्थ के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। कह रहे हैं कि आत्मकथा में लिखने को अभाव मतलब कमी है, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, अभावों के सिवा कुछ है ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। जीवन के जो यथार्थ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो हैं हमारे जीवन की, आत्मकथा अर्थात बच्चों जो हमारे जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं, वही यथार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इन्हें पढ़कर लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और सुख का अनुभव करेंगे, मतलब आनंदित होंगे, तमाम प्रकार के रस का आनंद लेंगे, खुशी होंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर कवि ने बताया है कि आत्मकथा के माध्यम से जीवन के यथार्थ और अभावों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आत्मकथा के माध्यम से जो लेखक के जीवन में, कवि के जीवन में क्या है, अभाव है, कमी है, उसको उन्होंने वर्णन किया है। और यहाँ पर बच्चों जो मधुप है, मन रूपी भौरे के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो मधुप अर्थात भौरा है ना, तो ये मन रूपी भौरा, कैसा, मन रूपी भौरा। और गागर रीत अर्थात भावहीन मन का प्रतीक है। गागर रीत क्या है बच्चों, जो भावहीन, जिसमें भाव ही नहीं है, अब कुछ फीलिंग बचा ही नहीं है, उसका प्रतीक बता रहे हैं गागर रीति। और फिर बच्चों भाषा में नए शब्दों और चित्रों के कारण जो सजीवता आ गई है, जो शब्द नए गागर रीति हो गए, उपहास, जीवन, इतिहास हो गया, मधुप हो गया, अनंत, नीलमा हो गया, ये सब नए शब्द जो इसमें जोड़ दिए हैं बच्चों, इससे क्या है कि इसमें सजीवता आ गई है। और फिर देखिए बच्चों
ये नए बिंबों से युक्त है, नई भाषाओं से युक्त है। भाषा सरल और सुबोध और भावानुकूल है। आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे बच्चों। और एक बात और, इसमें अलंकार आपसे पूछ ले कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे? आप देखेंगे, आपने पिछले जितना हमने ये लेक्चर में आपको समझाया है, भावार्थ को समझाया, इसमें आपने रूपी शब्द ज़्यादा सुना है। सुना नहीं है? मन रूपी भौरा, है ना। अर्थात जैसे जगह जगह पर आपने देखी अभिलाषा रूपी पत्तियाँ, जो इच्छा रूपी पत्तियाँ हैं, समाप्त हो रही हैं। तो जो रूपी शब्द लगा हुआ बच्चों, यहाँ से पता चलता है कि ये क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? मुरझा गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज, मन रूपी पत्तियाँ, अभिलाषा इच्छा रूपी पत्तियाँ मुरझा रही हैं, मन रूपी भौरे गुनगुना रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों, अब हम आइए नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, हाईलाइट पहले कर देते हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ से लेके और ये बातों की छोटा छोटा करके समझते हैं बच्चों। ये देखिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह विडम्बना अरि सरलते, यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी यह परवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं, और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, जिससे चीज़ें थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाती हैं। देखिए बच्चों, परवंचना मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए गाथा लिखा हुआ है। गाथा, गाथा का अर्थ होता है कहानी। क्या? कहानी होता है। और उज्ज्वल मतलब आप जानते हैं कि मतलब स्वच्छ हो, निर्मल हो, शुद्ध हो। इस प्रकार से बच्चों, अब हम आइए इसके भावों को हम समझते हैं। जो कठिन कठिन शब्द थे आपके सामने, हमने उसके अर्थ को बता दिया है इस प्रसंग के माध्यम से। देखिए बच्चों, इसमें प्रसंग आप अगर लिखना है तो यहाँ पर कहेंगे कि वैसे ज़्यादातर तो प्रसंग कभी ये चीज़ें इसमें रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। फिर भी अगर प्रसंग पूछ लिया तो यहाँ पर कभी अपने जीवन की कथा को एक सामान्य व्यक्ति की कथा बताते हैं। कोई विशेष नहीं, कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन का जो व्यथा है, कथा है, ये एक सामान्य जीवन व्यक्ति के जीवन का कथा है। कोई विशेष व्यक्ति ना समझिए इसको। वो अपने सरल जीवन का उपहास करवाने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए कभी कहते हैं, देखिए बच्चों क्या कहते हैं कि यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी यह परवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। कह रहे हैं कि भूलें अपनी यह परवंचना, अपनी जो धोखा दी गई है जीवन में, अर्थात उनकी जो प्रेमिका थी धोखा दे के चली गई, वो जीवन में औरों को दिखलाऊं मैं, वो औरों को नहीं दिखलाना चाहते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, ये जो स्वच्छ पवित्र गाथा है उसको कैसे गाऊं। मधुर चांदनी रातों की, जो मधुर चांदनी रातों में हम लोग साथ में खिलखिलाते थे, हंसते थे, बोलते थे, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मैं हम लोग जो बात करते थे प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंसते हुए, वो मैं कैसे व्यक्त करूं। यहाँ पर भावार्थ यही है बच्चों। देखिए, समझ लीजिए फिर से। कह रहे हैं कवि कि अरे मेरे सरल जीवन, अपने जीवन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं बच्चों कि अरे मेरे सरल जीवन, आत्मकथा की ये विडंबना है कि उसमें जीवन के सभी पहलुओं को सीधे सरल रूप में अंकित करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? अंकित करना होता है। उसके बाद में फिर आगे क्या कह रहे हैं कि हम अर्थात मैं इस तरह का कार्य करने के पक्ष में नहीं हूँ, अर्थात अपनी बातों को आत्मकथा के माध्यम से कहने के पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी इसके माध्यम से मैं अपने जीवन में मिलने वाले धोखों को भूलूं या फिर दूसरों द्वारा किए गए धोखों के कार्यों का उल्लेख करूँ। अर्थात जो दूसरे द्वारा मतलब धोखे दिए गए हैं उनका उल्लेख करूं, दूसरे जो दूसरों को धोखा दिए या मुझे जो धोखा मिला है उसको भूलूं। अर्थात जो मैं भूलना चाहता हूं उसको तुम फिर मुझे याद दिलाना चाहते हो। फिर कह रहे हैं आगे कि मैं जीवन के सुखद जीवन की स्वच्छ निर्मल कहानी किस प्रकार वर्णित करूं, अर्थात किस प्रकार कहूं। जीवन में खिलखिलाकर हंसने की बातों का उल्लेख किस प्रकार करूं। कैसे हम लोग बहुत प्रसन्न होते थे और अचानक से कोई हमको छोड़कर यूं ही चला गया। इसका सौंदर्य भाव क्या है बच्चों? यहाँ पर कभी कथा लिखने जीवन के सरल, कथा लिखने में जीवन के सरल भाव का उपहास करवाने के पक्ष में तो नहीं है, और ना ही वो दूसरों के दुखों को भूलना चाहते हैं। मतलब वो दूसरे के दुख को भी नहीं भूलना चाहते हैं और अपना उपहास भी नहीं उड़वाना चाहते हैं।
फिर भी जीवन के सुखद दिनों का वर्णन करना बहुत कठिन होता है, उनके लिए कठिन होता जा रहा, फिर भी वो किसी तरह अपने जीवन के दुखद या सुखद दिनों का वर्णन कर रहे हैं। आगे बच्चों इसमें जो क्या है कि कवि यहाँ पर कवि ने सरल और अभाव से युक्त आत्मकथा के द्वारा अपनी हंसी उड़ाने की बात कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो चांदनी रात है, देखिए यहाँ पर ये चांदनी रातों, तो चांदनी रात ये सुखद दिनों का प्रतीक है। क्या है? चांदनी रात अर्थात सुखों के दिन का प्रतीक बता रहे हैं। और हंसी उड़ाना बच्चों मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये हंसी उड़ाना एक प्रकार का जो मुहावरा होता नहीं है, उसका प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में बच्चों देखिए, और खिलखिला, देखिए खिलखिला यहाँ पर है नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, हंसते होने में अनुप्रास, देखिए दो वर्ण आगे नहीं, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, हमने जिक्र किया होगा अलंकारों का। अभी हमने ऊपर पंक्ति में आपको बताया कि यहाँ रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर दो वर्णों की आवृत्ति हो गई है। कैसे? खिलखिला, खा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई ना, और जिन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसमें क्या होता है? उसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और साथ में एक और ही समझ लीजिए बच्चों, यमक अलंकार। अगर किसी पंक्ति में दो बार एक ही शब्द दो जगह दिए हुए हों, दो बार आए हों और दोनों के अर्थ क्या हों? अलग अलग हों, एक का दूसरा हो और दूसरे का अर्थ दूसरा हो, जैसे कनक कनक इतने सौगुनी, तो ये एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है बच्चों सोना। उसी प्रकार से एक शब्द दो बार, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा तो हो गया काली घटा अर्थात काले बादल, और दूसरे घटा का अर्थ हो गया कि मतलब घटना कम हो गया। तो इसी प्रकार से अगर एक पंक्ति में दो शब्द आए उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा बच्चों। हम ऐसे जिक्र करते रहेंगे ताकि दिमाग में चीज़ें आपके बनी रहें। तो आइए बच्चों अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं हाईलाइट करने से। ये देखिए, एक मिनट बच्चों, ये छोटा छोटा करके हम लोग समझेंगे। तो अब पहले हम लोग साथ में पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। मिला कहाँ, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधु माया में, अनुरागनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधु माया में। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आलिंगन मतलब गले मिलना, और स्वप्न मतलब आप जानते हैं स्वप्नों में मुस्कुरा कर चले जाना। अरुण मतलब देखिए बच्चों, अरुण अर्थात लाल लाल जो होंठ होते हैं, गाल होंठ इस तरह से। तो अब देखिए अनुरागिनी अर्थात प्रेमिका, अनुरागिनी प्रेमिका अर्थात उषा, जो सुबह सुबह की जो प्रातःकालीन किरणें होती हैं लाल रंग की, उस प्रकार से उनके क्या हैं? गाल हैं, उनके होंठ हैं लाल रंग के। वही ये वर्णन कर रहे हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि अपने सुखद, अब यहाँ देखिए बच्चों, अपने सुखद पलों को का वर्णन करते हुए, ना चाहते हुए भी अपने सुखद भी वर्णों का पलों का भी वर्णन कर रहे हैं, और उसके बहुत समीप आकर दूर चले गए हैं। देखिए बहुत समीप आए और फिर बहुत दूर जाना पड़ गया। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस सुखद पल की कल्पना करके उसे पाने के लिए मैं जागृत हुआ, अर्थात स्वप्न से जाग गया, वह सुख मुझे नहीं मिला, अर्थात वो स्वप्नों में ही था। मैं समझा कि ये क्या है? सच में है, और मैं झट से जाग गया, लेकिन वो क्या था? स्वप्न में था। यथार्थ जीवन में सुखों का अभाव ही रहा, मतलब जो मेरा वास्तविक जो जीवन था उसमें कमी ही रही सुखों की। फिर आगे कहते हैं, जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी और व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई, मेरी ओर जो व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई दूर चली गई, अर्थात मुझे आलिंगन करने आई और तुरंत फिर आँख खुला तो देखे कि दूर हो गई है। फिर आगे कहते हैं बच्चों कि जीवन में सुख का सर्वथा अभाव ही रहा। यहाँ पर देखिए, जीवन में सर्वथा सुख का क्या है? अभाव ही रहा। जीवन में सुख के पल तो आए, जीवन में जो है सुख के पल आए, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उनका उपयोग करने से पहले ही वो समाप्त हो गए, उपयोग नहीं कर पाए और पहले ही वो समाप्त हो गए।
अर्थात जो उनकी प्रेमिका थी उनसे मिलने के बाद भी मतलब ये था कि अब विवाह हो जाएगा, लेकिन वो फिर कुछ कारणवश वो फिर चली जाती हैं, शादी हो जाती दूसरे के साथ। जिसके लाल गालों की मद मस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी सुबह उस मधुर माया में अपने सुहाग की लाली लेती थी। ये यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो ये कह रहे हैं कवि कि जो प्रातःकालीन उषा थी, जो प्रातःकालीन लाल लाल किरणें सूरज की होती, वो मेरे जो प्रेमिका थी उसके गालों से, उसके चेहरे से क्या कहते हैं, लाल रंग के वो लेती थी, रोशनी लेती थी। क्या कहते हैं, मधुर माया में अपने सुहाग लाली लेती थी, मतलब अपनी जो लालिमा थी वो मेरे प्रेमिका के, मेरी जो प्रेमिका थी तो वो उनके चेहरे से लेती थी। तो ये बहुत अतिशयोक्त नहीं हो गया बच्चों? तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। क्या सूर्य की किरण किसी और से लालिमा ले सकता है? कोई दे सकता है सूर्य की किरण को लालिमा? तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है बच्चों। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कवि जी अपनी व्यथा को कैसे प्रकट कर रहे हैं। देखिए, पहले हम लोग हाईलाइट करेंगे और फिर अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में सब लोग पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग भी पढ़ते जाइए, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार दोहराएंगे चीज़ें, उतनी बार अधिक से अधिक क्लियर होती जाएंगी माइंड में। तो आइए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं उसकी अस्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह सच नहीं कि औरों की सुनता और मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी है अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, सोई है मेरी मौन व्यथा। तो यहाँ पर कुछ अर्थों को भी हम लोग देखते चलते हैं बच्चों। देखिए आगे चल रहे हैं। स्मृति याद, ये देखिए बच्चों, पथिक पाथ है, ये देखिए, और पथिक मीन्स आप जानते हो बच्चों राहगीर होता है, और पंथा आप जानते हो, पथिक मीन्स राहगीर और पंथा मीन्स रास्ता, पथ जिसको कहते हैं, पथ भी कहते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो सीवन है ना, सिलाई को कहते हैं, और कंथा क्या है? देखिए, कंथा अर्थात बच्चों गुदड़ी, अर्थात यहाँ पर अंतर्मन को यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किया है। कंथा मतलब गुदड़ी या अंतर्मन की व्यथा। और मौन का अर्थ मतलब आप जानते हो बच्चों, चुप रहना। और व्यथा भी आप जानते हो, पीड़ा, दुख। क्या? पीड़ा और दुख। तो आइए बच्चों, अब हम इसके भावों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर उसकी अस्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो यहाँ पर भाव क्या है बच्चों? देखिए, समझिए अच्छे से। कभी यहाँ कवि ने जो जीवन की स्मृतियों, अच्छा याद थे, जो पुरानी यादें थी, उनको सहारा मानकर शांत भाव से दूसरों की जीवन कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ये दुख भरी कहानी कहने से क्या फ़ायदा, मैं चुप रहूं और मौन रहूं और दूसरे की कहानी को सुनूं। तो ये अपनी कथा कहने का उन्होंने अभी उचित समय नहीं माना। वो कह रहे हैं कि अभी ये मेरी कथा कहने का कोई उचित समय नहीं है। तो व्याख्या समझिए बच्चों। जीवन के जो सुखद सपने थे, उनकी यादें जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री के लिए सहारा बन गई। जो उनके सुखद समय थे, वो जो मतलब थके हुए थे, हारे हुए थे, तो वो जो सुखद समय थे याद करके वो सहारा बन गई, अर्थात मन में उल्लास पैदा हो गया, खुशी पैदा होगी, प्रेरणा मिलने लगी। तो देखिए बच्चों, फिर कहते हैं कि आप मेरी गुदड़ी की सिलाई को उखाड़ कर उसके अंदर क्यों देखोगे। कह रहे हैं कि मतलब जो मेरे अंतर्मन में, गुदड़ी बच्चों कि मेरे जो अंतर्मन में है उसकी सिलाई को उखाड़ कर आप क्यों देखोगे, अर्थात आप मेरे अंतर्मन में झांक कर देखने का कोई तो कारण बताइए। मैं इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियों का आज किस प्रकार वर्णन करूं। वो कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है बाकी शेष बहुत कम बचा है, और जो मेरी कहानियां हैं बहुत बड़ी हैं।
क्या हैं, जो मेरी कहानियाँ हैं बहुत बड़ी हैं, तो मैं किस प्रकार से उन सभी कहानियों को इस छोटे से जीवन के माध्यम से वर्णन करूं। फिर आगे कहते हैं कि जीवन छोटा है किंतु इसमें दुख और विडंबनाओं की कहानियाँ बहुत बड़ी हैं। फिर कभी कहते हैं बच्चों, कभी प्रश्न करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या ये उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन की घटनाएं सुनता रहूं और स्वयं के विषय में चुप्पी साध लूं? क्या ये सही नहीं रहेगा? मैं ऐसा ही करता हूँ, दूसरे के जीवन की घटनाओं को सुनूंगा और अपनी बातों को चुप्पी साधे लूँगा। फिर कहते हैं कि तुम मेरी सीधी सरल कहानी सुनकर क्या करोगे, जिसमें कोई ना रोचकता है, ना उल्लास है, ना खुशी है, सिर्फ अभाव है, कमी है, दुख है। इसको सुनकर जानकर क्या करोगे? फिर आगे कहते हैं कि मेरी कहानी इस एक सामान्य व्यक्ति की कहानी जैसी ही है, कोई विशेष व्यक्ति की तो नहीं है, इसीलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे तुम्हारा भाग समय ही व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, कितना व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं अपने ही आत्मकथा के बारे में। और ना ही अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय ही है, क्योंकि मेरी जो पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर, ठोकर खाकर, थक हार कर शांत भाव से सोई हुई है। मैं जीवन के दुख और अभावों को सहते सहते इतना थक गया हूँ कि अपने विषय में अब कुछ भी नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर भाव सौंदर्य देखिए बच्चों, कवि स्वयं के जीवन की कहानी को एक सामान्य व्यक्ति की कहानी बताते हुए वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करने में असहमति जताते हैं, इनकी इच्छा नहीं है। आगे फिर कहते हैं, जीवन के यथार्थ को स्वीकार करना अपने आप में बहुत महानता की बात है। जीवन में जो हमारी सत्य घटनाएं हैं उसको स्वीकार कर मान लेना चाहिए। जो सुख है या दुख है या कमी है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति में हम रह रहे हों इसको स्वीकार करते हुए किसी और के सुख को देखकर अपने आप को ना कोसें, अपने आप को दुखी ना करें। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कवि ने सुखद यादों को जीवन का सहारा बना लिया था। इसी प्रकार जो आपके भी जीवन में इससे हमको संदेश मिलता है बच्चों कि जो हमारे जीवन में भी जो सुख के पल हैं उसको याद करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और आगे सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम में तत्पर निरंतरता बनाए रखें। क्या बच्चों? निरंतरता बनाए रखें। और फिर यहाँ पर देखिए, स्मृति पाथे में रूपक अलंकार है बेटा। यहाँ पर देखिए, स्मृति रूपी पाथे, स्मृति रूपी क्या है? पाथे, अर्थात स्मृति रूपी संबल, शक्ति। जो स्मरण है, सुखद स्मरण है, उसी को अपना संबल, शक्ति बनाओ। और फिर बच्चों देखिए, कंथा में दो अर्थ निहित है, गुदड़ी और अंतर्मन, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने आपको यमक अलंकार के बारे में तो समझाया है, लेकिन श्लेष अलंकार में अभी नहीं बताया। श्लेष अलंकार में क्या होता है बच्चों? वहाँ पर एक ही शब्द होगा। क्या रहेगा? मात्र एक ही शब्द रहेगा, लेकिन उस एक शब्द में दो अर्थ दिए रहेंगे। और यमक अलंकार में क्या है कि दो शब्द होंगे, दोनों के अलग अलग अर्थ रहेंगे। एक शब्द का अलग, वही एक ही समान अर्थ रहेंगे, लेकिन अलग अलग अर्थ रहेंगे। शब्द तो एक ही समान रहेंगे, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती रहे, मतलब कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, तब वहाँ पर क्या होगा बच्चों? तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, जो कि सेम टू सेम ऐसे आपके क्या कहते हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपको ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें। और बच्चों शेयर करें, और जो ये क्या है वीडियो जो है ना बच्चों, ये जो हमारा लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निरंतर आपको हम क्लासेस देते रहेंगे। आपके एग्जाम तक आपके साथ हम बने रहेंगे। इस पद्य को समाप्त करने के बाद गद्य को पढ़ेंगे, फिर आप इससे रिलेटिव जो क्या है व्याकरण है और जो भी रस छंद अलंकार जो भी आपके चैप्टर में दिया है बच्चों, कविता सवैया जो भी, वो हम डिटेल आपको समझाते रहेंगे। तो निरंतर आपके एग्जाम तक बने रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद बच्चों।